नमस्कार दोस्तों। ये DSSB वेलफेयर ऑफिसर के तैयारी के क्रम में ये 13वां वीडियो होगा, 13th वीडियो। जो प्लेलिस्ट में पहले के 12 वीडियो पड़े हैं वो आप देख सकते हैं जाके। और ये चूँकि इसमें लिखा ज़रूर ह्यूमन बिहेवियर है, और ये मैं आपको बोल रहा था ना कि एक आर गुप्ता की किताब आई हुई है मार्केट में, जो DSSB वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी के लिए उन्होंने कुछ बंच ऑफ MCQs दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ एक ही है 2019 का, बाकी सारे MCQs हैं इन्होंने बनाए हैं। बट इसमें जिसने भी ऑथर है, जो भी ऑथर है, जिसने भी इसको लिखा है या कह सकते हो सिंथेसाइज किया है, कंपोज किया है, बहुत ही मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। ह्यूमन बिहेवियर चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको मल्टीपल अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ह्यूमन बिहेवियर से। अब ये पंचायती राज का ह्यूमन बिहेवियर से क्या मतलब है, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि बहुत अच्छी बुक तो नहीं है, बट ये है कि आपको MCQs में अगर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें 100 से 150 200 क्वेश्चन आपको अप्रोप्रिएट मिल सकते हैं, सभी नहीं मिलेंगे। और कुछ सोशोलॉजी के क्वेश्चन इन्होंने जो दिए हैं वो बहुत हाई लेवल के दिए हैं, जो नहीं आते हैं क्वेश्चन इसमें, तो इसलिए मैंने बार बार मना किया था। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा फ़िल्टर करके जितना इम्पोर्टेंट होगा वही डिस्कस करूँगा। बहरहाल ह्यूमन बिहेवियर में जो थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं, बहरहाल है तो ह्यूमन बिहेवियर का बहुत कम क्वेश्चन, ज़्यादातर इधर उधर का है, बट अप्रोप्रिएट लगा तो इसको मैंने सोचा सबसे पहले कवर किया जाए। तो अभी इस वीडियो में मैं लगभग 120 क्वेश्चन का 1/3 पार्ट यानी अबाउट 40 क्वेश्चन कवर करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें 40 क्वेश्चन के बाद फिर हम 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे, 13वां 14 15, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेटेड है? लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल। तो ये तीनों कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल से रिलेटेड है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड एज्यूम्स he/she is, which is often reinforced by the comments and behavior from those around is termed as। तो इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैच करने वाली ये क्वेश्चन है कि हायरार्की ऑफ नीड्स किसका है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, अब्राहम मैस्लो का है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसका है, एरिक बर्न का है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसका है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक लर्निंग थ्योरी है जो इवान पावलोव का है। एंड साइको एनालिसिस किसका है, सिगमंड फ्राइड का है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1, 3, 2 और 4, ये जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा। और उसके बाद में इसमें मिलान पहले से दिया हुआ था, इसमें बोला था कि कौन सा करेक्ट मैचिंग है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो सबसे पहले आया था वो 1986 में आया था, इन्होंने 1985 दिया हुआ है, तो इसको हमने करेक्ट वाला बता दिया, जिससे एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हों। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कब आया? 1955 में आया, ना कि 1954 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया, और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया। तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं अगर हम चारों ऑप्शन पे लेके चलेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव ब्रॉट अप अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की गई थी? तो अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन इन विलेज गवर्नेंस, यानी ग्रामीण स्तर पे जो कमज़ोर वर्ग था उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन हो, वो कैसे रिप्रेजेंट करें अपने आप को, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड हो, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी बोला जाता है, जो कि गांधीयन फिलोसफी, बेसिकली ये गांधी जी का फिलोसफी था। तो जो 3 स्तरीय आप पंचायत देखते हो उन्हीं का फिलोसफी के ऊपर काम करता है, तो ये हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल ग्रुपर का हेल्पिंग प्रोसेस, तो ये जी कोनोप्का का है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लेजिस्लेशन इज़, तो सोशल लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिज द गैप बिटवीन करंट नीड्स एंड एग्जिस्टिंग लॉज। तो सपोज करो आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हो, और आपके पास कोई सेपरेटेड केस आता है, फैमिली का दो मतलब एक कपल का, दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, और उनमें कुछ डिस्प्यूट्स है प्रॉपर्टी को लेके, कुछ डाइवोर्स के ग्राउंड्स को लेके डिस्प्यूट है, और पिछले 4-5 साल से उनका डाइवोर्स का केस पेंडिंग में है। तो आपकी वहाँ पे रोल ऑफ एडवोकेसी हो जाएगी। उस रोल ऑफ एडवोकेसी के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि वहाँ पे कौन सा एक्ट काम करेगा। लाइक हिंदू मैरिज एक्ट के किस किस ग्राउंड्स पे उसका डाइवोर्स जल्दी हो सकता है, यदि वो डाइवोर्स ही लेना चाहते हैं, तो वो आपका रोल ऑफ एडवोकेसी का काम हो जाता है। तो करंट नीड्स क्या है और एग्जिस्टिंग लॉज क्या है, उसके बीच में लाइजनिंग करना,
मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रेस्ड आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइनर थिंग्स, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेसिंग, यानी चैनलाइजिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स। जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है उनको चैनलाइज करने को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, तो ये C.H. कूले का है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स इन सोशल वर्क रिसर्च मीन्स, हम ऑपरेशनलाइजेशन मतलब जैसे क्वालिटेटिव स्टडी को हम कैसे क्वांटिफाई कर पाएँ, उसी को हम ऑपरेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा द मेकिंग वेरिएबल्स मेजरेबल, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे एक क्वांटिफाई कैसे किया जाए, उनको नापा कैसे जाए, मापा कैसे जाए, उसको हम ऑपरेशनलाइजेशन बोलते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैचिंग, इसमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग नहीं है। तो आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया ही था, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने दिया था, उसके बाद में प्रार्थना समाज रामाबाई रानडे ने दिया था, सत्य शोधक रामाबाई रानडे ने नहीं दिया था, सत्य शोधक समाज किसने दिया था, ज्योतिबा फूले ने। तब बुक सोशल डायग्नोसिस, ये सभी को पता होगा, रटा होगा, रिचमंड का है। इसमें कुछ असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव प्रोवाइडेड विमेंस रिप्रेजेंटेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रूरल इंडिया, बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा। इसी को ग्राउंड मान के लोकसभा और राज्यसभा में भी डिमांड बहुत दिनों से चली आ रही थी, और विधानसभा विधान परिषद में भी, कि जिस तरीके से जब आपको लगा कि ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आपने दिया, तो उसी तरीके से राज्यसभा लोकसभा में क्यों नहीं, विधानसभा विधान परिषद में क्यों नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, तो ए करेक्ट है और आर जो है एक्सप्लेनेशन है ए का। द फार्मूला यूज टू डिटरमाइन इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो IQ इक्वल टू मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो इसका जो एक करेक्ट फार्मूला है MA/C इंटू 100। MA का मतलब मेंटल एज, जो कि वास्तविक एज से डिफरेंट होती है, यानी आपका उम्र हो सकता है 10 सालों बाई, मान लिया आप 2000 में पैदा हुए तो अभी 24 साल के हो गए, तो वो क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा। मेंटल एज वो आपके मेंटल स्टेटस और जो मल्टीपल टेस्टिंग है इंटेलिजेंस के, उससे पता चलेगा। उसके बाद में सोशल डिफेंस रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम, तो अगेंस्ट क्राइम की बात आएगी तो वो सोशल डिफेंस होगा, बट अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे जितने भी पेंशन वाले स्कीम आ गए, सपोज करो विडो पेंशन हो गया, डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, ठीक है, तो ये सब आएगा सोशल सिक्योरिटी में। बट अगर अगेंस्ट क्राइम है तो वो सोशल डिफेंस में आएगा। कॉन्साइंस इज आइडेंटिफाइड बाय, तो कॉन्शियंस जो है ना वो सुपर ईगो में होता है। तो क्या होता है, ईड ईगो सुपर ईगो किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने। तो सुपर ईगो के अंडर क्या आता है, कॉन्साइंस। पॉल फ्रेरे वॉज एसोसिएटेड विद द कंसेंटाइजेशन मॉडल, कंसेंटाइजेशन मॉडल किसने दिया, पॉल फ्रेरे ने दिया। साइको एनालिटिकल थेरी प्रोपाउंड दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस द एडल्ट बिहेवियर, तो जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो एडल्ट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, साइको एनालिटिक थेरी यही कहती है। गांधी जी वॉज एसोसिएटेड विद, तो किस किस चीज़ से एसोसिएटेड थे, ट्रस्टीशिप से थे, और नॉन वायलेंस से थे, और ट्रुथ से थे। अब आपको ये चीज़ शायद समझ में ना आए कि ट्रस्टीशिप क्या होता है। तो ट्रस्टीशिप मीन्स कि इनका एक ये कॉन्सेप्ट था कि अगर सपोज करो, जैसे एक सबसे बड़ा हम अभी उदाहरण करंट में ले लेते हैं, जैसे अंबानी है, तो अंबानी अगर चाहें कि पूरा जियो हम बंद कर दें, रिलायंस बंद कर दें, और सबको वापस घर भेज दें जितने एम्प्लॉई हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम जैसे चाहे जैसे यूज़ करें, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसी ट्रस्टीशिप थ्योरी से, यानी यू आर द मैनेजर ऑफ योर प्रॉपर्टी नॉट ऑनर ऑफ योर प्रॉपर्टी, यानी आप उसके मालिक नहीं हो बल्कि आप उसके प्रबंधक हो। क्यों, क्योंकि इस कंपनी को इस लेवल तक लाने में सिर्फ आपका ही रोल नहीं है, बहुत सारे लाखों हज़ारों कर्मचारियों का है, लाखों हज़ारों जो है ग्राहकों का है, बहुत सारे लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है। इसीलिए ट्रस्टीशिप थ्योरी बहुत ही मायने रखती है। इसी ट्रस्टीशिप थ्योरी के तहत आप देखोगे तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी अपने कंपनी का सैलरी लेते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा नॉन वायलेंस का, जिनके लिए वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और उनकी उस थ्योरी को पूरे विश्व में अप्लाई किया जाता है। और चौथा ट्रुथ, यानी सत्य, सत्य, अहिंसा और ट्रस्टीशिप। उसके बाद में ट्रस्टीशिप को आई थिंक न्यासिता का सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड बाय द इंडिया, किस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के अंदर है, आर्टिकल 17, विच इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है। बाकी
जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब उसको दोबारा अप्लाई करते हैं हम, और रैंडमाइजेशन होता ही है, लोकल कंट्रोल होता ही है, तो इन्वर्सलाइजेशन नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ESI बेनिफिट्स। ये वही एम्प्लॉई जो स्कीम होता है, एम्प्लॉई का जो क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस स्कीम होता है, जो अभी हाल फिलहाल में पेपर कराया, तो उसमें ये 3 बेनिफिट्स होते हैं। ये फ्रिंज बेनिफिट नहीं है, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, बट फ्रिंज बेनिफिट नहीं है। द बेस्ट नोन एक्सपर्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का कौन कॉन्सेप्ट दिया था? H पर्लमैन ने। पर्सन, प्रॉब्लम और प्लेस। बलवंत राय मेहता वॉज एसोसिएटेड विद, तो बलवंत राय मेहता कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, तो ये SB देसाई ने दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल सोशल वर्क, तो हॉस्पिटल सोशल वर्क का क्या काम नहीं होता है? रजिस्टरिंग न्यू पेशेंट एंड इशूइंग OPD कार्ड्स, ये सोशल वर्कर का काम नहीं होता है, बल्कि जो वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे होते हैं क्लर्क, उनका काम होता है। बाकी फंड रेजिंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजर्विंग पेशेंट, काउंसलिंग द पेशेंट एंड हिज और हर फैमिली रिलिक्टेंट टू अंडरगो सर्जरी, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, तो ये काम होता है। द बुक ऑन सोशल वर्क एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच वॉज सपोर्टेड बाई, तो ये संजय भट्टाचार्य ने लिखा था। संजय भट्ट अलग है, संजय भट्टाचार्य अलग है, ध्यान रखना। द ऑर्गेनाइज नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी फॉर पब्लिक पर्पज आउटसाइड ऑफ बोथ मार्केट एंड स्टेट इज कॉल्ड, तो ये सिविल सोसाइटी सेक्टर बोलते हैं। बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। लाइफ सेटिस्फैक्शन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये इसको मेज़र नहीं किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म्स, तो करेक्ट टर्म्स क्या है? होम विजिट, और होम विजिट के बाद आप रिकॉर्डिंग करते हो और इंटरव्यू करते हो, समराइजेशन नहीं करते हो, अपने जो भी क्लाइंट के साथ डील करते हो उसका ये प्रोसेस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स। द मैग्सेसे अवार्ड वॉज गिवन टू, तो मैग्सेसे अवार्ड किसको किसको दिया गया है? तो पहले मन्नाभाई देसाई, दूसरे पे बन्नो कोया जी, तीसरे पे मेधा पाटेकर और चौथे पे किरण बेदी। आइडेंटिफाई द सोशल प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये सोशल प्रोसेस में क्या होगा? 2 और 3 आएगा। अकल्चरेशन और एडॉप्शन, ये दोनों सोशल प्रोसेस है। बाकी सोशलाइजेशन तो सामाजिकरण का एक पद्धति है, पूरे जीवन चलता है, बट जो सोशल प्रोसेस में आएगा वो यही दो आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल इंस्टीट्यूशन, तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? कास्ट वो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, और एजुकेशन भी सोशल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल को सोशल इंस्टीट्यूशन में ही रखा जाता है। सोशलाइजेशन इज़ डिफरेंट थिंग। सोशलाइजेशन के एंटिटी हैं कास्ट, फैमिली और एजुकेशन। हु हैड स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, तो सर दोराबजी टाटा 1936, जिसको अब टिस के नाम से जाना जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। फील्ड वर्क इन सोशल वर्क हेल्प्स टू एक्वायर, क्या होता है? नॉलेज एक्वायर होता है, स्किल्स एक्वायर होता है, एंड एटीट्यूजनल चेंज आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन, तो यूएन का पार्ट क्या नहीं है? फोर्ड फाउंडेशन पार्ट नहीं है। बाकी WHO, FAO और ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाई, तो जो एडॉप्शन है यानी जो गोद लेने की पद्धति है वो इंडिया में किस तरीके से अपनाई जाती है, कौन से एक्ट के तहत अपनाई जाती है? तो BNC यानी हिंदू एडॉप्शन एक्ट और गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, ये दोनों एक्ट लागू होते हैं। इसके अलावा जो एडॉप्शन एक्ट है उसके जो एजेंसीज़ हैं, कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, और सारा स्टेट एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, ये दोनों इसके एजेंसीज़ हैं। इन HIV काउंसलिंग VCTC रिफर्स टू, VCTC मतलब वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहाँ पे लोग खुद से आते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें मैच करने का था, तो माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये गांधी जी का है, सभी लोगों को पता है, और इसके लिए इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया बहुत सारा, बट जो ढंग से नहीं पढ़ा वही क्रिटिसाइज़ करता है इन्हें। द रेडिकल सोशल वर्क, सॉल एलिंस्की। एशियन ड्रामा किसका है? गुनर मेडाल का है। और ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट्स, ये है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का। द टर्म एजिज्म रिफर्स टू, एजिज्म के लिए क्वेश्चन भी पूछा गया है। एजिज्म एक नेगेटिव
एटीट्यूड शो करता है किसी भी पर्सन के एज को लेके। तो द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एज्ड, उसको हम एजिज्म बोलते हैं। मेंशन द ईयर इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रूरल अर्बन रिलेशन कमेटी, तो ये 1963 में। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, विच नीड्स स्टैंड्स एट द टॉप इज, तो टॉप पे क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी जो इंसान के शरीर के वेलबींग के लिए होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है। उसके बाद सेफ्टी होता है, फिर लव होता है, लव एंड अफेक्शन होता है, उसके बाद सेल्फ स्टीम होता है, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। आ क्लोजली रिलेटेड टू टेक्निक टू रोल रिवर्सल, रोल रिवर्सल को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एम्पैथी। इसी को हम बोलते हैं कि जब आप बोला नहीं जाता है, बाप एक बेटे से बोलता है कि बेटा जब तुम हमारे जगह पे आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा क्या होता है, तो दैट इज़ रोल रिवर्सल, है ना। तो 45 में द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंड वुमेन इन द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज टाइटल्ड एज श्रम शक्ति। तो इसको श्रम शक्ति के अंडर रखा गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक इनिशिएटिव था, इसको ध्यान रखना। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में मैक्स वेबर का डिवीजन ऑफ लेबर था। और एन एजुकेटेड गेस अबाउट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज टर्म्ड एज हाइपोथेसिस। जब दो वेरिएबल के बीच में हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है, जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं, मान के चलो कि अगर ज़्यादा मोबाइल पे स्क्रीन टाइम रहेगा तो आँखों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा और नींद कम आएगी। तो ये दोनों वेरिएबल्स, यानी ऐसे हमने कर दिया कि स्क्रीन टाइम इज़ हाई, इफ़ स्क्रीन टाइम इज़ हाई देन हेडेक इज़ आल्सो प्रेजेंट इन दैट इंडिविजुअल। तो ये दोनों में कोरिलेशन है, तो इसको हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। मैरी रिचमंड्स सोशल डायग्नोसिस कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ, तो सोशल केस वर्क का फर्स्ट बुक था, 1917 में इन्होंने इस चीज़ को पब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना था, तो लेविस कोजर का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। उसके बाद में मैलिनोवस्की का है एक्सचेंज थ्योरी, एंड कर्ट लेविन का फील्ड थ्योरी है, जेम्स कोलमैन का रेशनल चॉइस थ्योरी है। एंड विच कॉन्फ्रेंस हैज़ ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो द रियो कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात रखी गई थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, बेसिकली ऐसा रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ जो भविष्य में आने वाले लोगों के लिए बचा के रखे और कम से कम वातावरण को प्रदूषित करें, कम से कम हानि हो जनधन की, और ऐसा ना हो कि एक जगह विकास कर रहे हैं दूसरी जगह विनाश हो रहा है, तो वो है सस्टेनेबिलिटी। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इज डेवलप्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी ही एचडीआई के इंडेक्स जारी करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड शोड स्लो परफॉर्मेंस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स and there is complementarity between economic growth and equity, so both A are correct and R is correct explanation. Indian constitution authorize the Indian state to make special provision for weaker sections of society, बिल्कुल सही है, जो नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है ये चीज़। and people belonging to weaker section require special attention of the state, तो ये दोनों सही है और A का explanation भी है करता है, R explanation नहीं करता है, बट दोनों सही है। अरेंज इन ऑर्डर द स्टेप्स इन रिसर्च, तो रिसर्च का जो स्टेप है पहले भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले है कि प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च किस पे करना है। जो आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करोगे उसी पे तो रिसर्च करोगे। एक सपोज करो कोई समस्या लेके आए हो आप, तो उस पर आप रिसर्च करने के लिए अपना एक रिसर्च स्टडी करोगे, रिव्यू करोगे और उस पर जो है गैप ढूंढोगे। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है रिसर्च डिज़ाइन, चौथा है डेटा कलेक्शन, पांचवा है डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में आता है। तो इस तरीके से हमने भूल गए हम तो भाई कि ये फर्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन करने थे, चलो इसमें अब 60 कर देते हैं, तो 2 वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली इज अ कंसर्न ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एल्डरली शुड बी
ensured for the development of the society। दोनों सही है। देखो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है बात इस पे, कि अगर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो घटती जाएगी, क्योंकि हमारा जैसे मेडिकल फैटर्निटी बहुत ही आगे जा रहा है, साइंस आगे जा रहा है, तो जो एज एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रहा है। तो जो ग्राफ है एज का, तो वो देखोगे आप कि जो मोर देन 50 मोर देन 60 वाले हैं उनका बढ़ता जा रहा है, उनकी एज बढ़ती जा रही है और उनका हेल्थ भी ठीक रह रहा है, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यानी 60 से ऊपर वाले को भी डिपेंडेंट बोलते हैं, 18 से नीचे वाले को भी डिपेंडेंट बोलते हैं। लेकिन जो 18 से नीचे वाला है वो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन में 10 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा। लेकिन जो 60 से ऊपर जा रहा है वो वर्किंग पॉपुलेशन में बहुत कम कन्वर्ट हो पाता है। यूजुअली 65, 67, 70 तक लोग काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं। तो वो सारा कंडीशन है कि कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली, यानी जो बुज़ुर्ग हैं उनके पॉपुलेशन में वृद्धि एक कंसर्न है मॉडर्न सोसाइटी के लिए। बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करते करते टाइम निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इग्नोर द नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल बाय कंट्रोलिंग इनोवेशंस एंड फॉर पुअर पीपल द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिमेन्स आउट ऑफ रीच। ये तो रॉन्ग है बट आर इज करेक्ट। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट। जब कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, घटना होती है, आपदा आती है, तो उसमें स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम प्रिपेयर्डनेस करते हैं, उसके बाद में अलार्मिंग, जैसे पहले ही हम प्रिपरेशन कर लिए। सपोज़ करो समुद्री क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, तो समुद्री क्षेत्र में रह रहे लोगों को पहले ही बता दिया कि भाई ऐसा है। तैयारी पहले तो ये कर ली कि ये ऐसी ऐसी घटना आई तो हम नाव रख लें, ला के स्टीमर रख लें, ये तैयारी हो गई। ठीक है, अगर पहले से मान लिया आधा घंटे 1 घंटा पहले हमें लग गया कि मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, सुनामी आ सकती है, जो कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा कि संसाधन हम जुटा लेंगे, वो प्रिपेयर्डनेस हो जाएगा। उसके बाद तुरंत बाद हम वहाँ के आसपास रह रहे लोगों को जो है बता देंगे कि भैया ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकती है, यहाँ से आप हट जाओ, या उनको इवैक्यूएट कर दिया वहाँ से, तो वो अलार्मिंग हो गया। उसके बाद में अगर बाई द वे कुछ लोग फंस गए उसमें, कुछ किस वजहों से नहीं निकल पाए, तो उनको फिर रेस्क्यू करना, फिर उनको रिलीफ सेंटर में रखना और फिर रिहेबिलिटेट करना, ये प्रोसेस है। अरेंज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले एनकोड करते हैं चैनल, किस माध्यम से आपका मैसेज जा रहा है, फिर रिसिपिएंट होगा, फिर वो डिकोड करेगा। आप जैसे मैसेज टाइप करते हो व्हाट्सएप पे, और वो आपका टाइप करना एनकोडिंग हो गया। व्हाट्सएप के थ्रू दूसरे के पास जा रहा है, वो चैनल हो गया। जिसके पास गया वो रिसिपेंट हो गया, फिर उसको पढ़ रहा है, डिकोड कर रहा है, आपने जैसे भी लिखा है, तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद में इसमें जो है मैच करना था जेसल कोनप्का का, एचबी ट्रैकर का क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली हमने 4, 1, 2, 3 ऑप्शन लगा रखा है। तो जो पहला ऑप्शन है जी कोनप्का का, वो है ग्रुप वर्क इन द इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद में एचबी ट्रैकर का सोशल ग्रुप वर्क, और फिर ग्रेस मैथ्यू का हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, और गॉर्डन हैमिल्टन का हो जाएगा थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क। तो इस तरीके से 59 अच्छा 60 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 60 बाकी कर लेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया, अभी हमने डिस्कस किया था वो 1986, तो दोबारा जो अमेंडमेंट हुआ वो 2000 में आया है ना। देखो इसमें हमने इसके लिए लिख भी दिया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड पोर्नोग्राफी एक्ट ये आया 1998 में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बीच में 1986 है, ये 1960 1986, ये 1906 मत समझ लेना थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन हमने कवर किए, बाकी आगे के 60 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये 13th वीडियो होगा, वो 14th होगा। और जितने लोगों ने अभी तक नहीं देखा है बाकी वीडियोस, वो जाके देख लें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये UGC नेट JRF सोशल वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेलफेयर ऑफिसर के लिए, बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।